नमस्कार विद्यार्थियों। हम बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर के पाठ्यक्रम के अनुसार पिछले व्याख्यानों में अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में जैसे हमने मैकियावेली के बारे में सामान्य जानकारी ग्रहण की, उसको आगे बढ़ाते हुए देखिए पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों मैकियावेली के बारे में जो व्यक्तिगत विचार हैं या उसका जो योगदान है या उसके जैसे मानव के बारे में क्या विचार हैं, धर्म के बारे में क्या विचार हैं, अपने युग का शिशु कैसे मैकियावेली को कहा जाता है और उसके जो आधुनिक विचार हैं, मॉडर्न जो थॉट है उसका, वो अपने आप में किस तरह से विश्व परिवेश में आज प्रासंगिक है या मैकियावेली के विचारों से किस प्रकार राजनीति का जो परिक्षेत्र है वह कहाँ तक कितना इनके विचारों का सदुपयोग कर रहा है। मैकियावेली अपने आप में एक वो व्यक्तित्व हैं जो राजनीति के विभिन्न दांवपेच बिंदु होते हैं उनको अपनी कार्यप्रणाली में लेते हुए राज्य की शक्ति को, राज्य के क्षेत्र को, राज्य की व्यवस्था को अन्य राज्यों की तुलना में विस्तृत आकार देना। तो इस तरह के जो विचार हैं वह आधुनिक पाश्चात्य विचारकों के प्रथम फेज में हम मैकियावेली को रखते हैं। इन्हीं कारणों से वह इतने ख्याति नाम प्राप्त हुए। तो देखिए इस वीडियो में हम एक कंसेप्ट समेकित रूप से हम लेते हैं जिसमें मैकियावेली, देखिए प्रश्न किसी तरह से पूछा जा सकता है। हालांकि सिलेबस जो कहता है वह सिलेबस देखने में बिंदु की दृष्टि से बहुत लघु लगता है, लेकिन जब प्रश्न इसमें से कई प्रकार के उठते हैं वो कहीं ना कहीं आपस में इनके जो अन्य विचार हैं जो सिलेबस में दृष्टिगोचर नहीं होते हैं फिर भी वह एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। तो उनको हम जो विचार मैकियावेली ने दिए उनको सामान्य दृष्टि से, विहंगम दृष्टि से अध्यापन के क्षेत्र में लेते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भी, अकादमिक परीक्षाओं के लिए भी एक राजनीति का स्कॉलर होने के नाते अत्यंत आवश्यक है कि उसके जो अनछुए पहलू हैं उनको भी हमें स्पर्श करना होगा। तो इसमें हम जैसे बात करते हैं, देखिए मैकियावेली ने नैतिकता के बारे में काफ़ी विचार प्रस्तुत किए जो सराहनीय हैं। धर्म के बारे में भी उन्होंने विचार प्रकट किए, मानव प्रकृति के बारे में विचार प्रकट किए एवं उनके जो आध्यात्मिक विचार हैं या धर्म से संबंध रखते हैं वो, इन सब को हम समेकित रूप से व्यक्तिगत विचारों के पृष्ठभूमि में रखते हुए इस वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो ध्यान से आप इसका श्रवण करें, देखें और अपने जहन में इसको स्थापित करें, इससे कि कहीं बोलने का या कहीं लिखने का अवसर मिले। क्योंकि जीवन में एक अकादमिक एग्जाम ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि जीवन का हर पद, हर पग, हर मार्ग में कहीं ना कहीं इनकी आवश्यकताएं हमें महसूस होती हैं। देखिए मैकियावेली ने आधुनिक काल में सबसे पहले धर्म एवं नैतिकता को विशेष रूप से वर्णित किया। इन्होंने राजनीति से नैतिकता को अलग रखने का विभिन्न प्रयासों के माध्यम से प्रतिपादन किया। यही विचार उसे मध्यकाल से पूर्ण रूप से अलग रखते हैं। इस प्रकार गेटिल कहते हैं कि मैकियावेली का अपने पूर्वगामी लेखकों से मुख्य भेद यह था कि वह धर्म और नैतिकता के संबंध में उनकी धारणा को नहीं मानता था। उसने राजनीति से धर्म और नैतिकता को अलग कर दिया। देखिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम जब बात करें, गांधी की बात करें,
गोखले की बात करें तो यहाँ पर हम राजनीति को धर्म से अलग नहीं कर सकते हैं, नैतिकता से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आत्मशुद्धि का एक कारण बनते हैं, आत्मशुद्धि का एक माध्यम बनते हैं। लेकिन मैकियावेली इन सारे बिंदुओं से दूर रखने का राजनीति को भरसक प्रयास किया, और इनके इन प्रयासों से ही विभिन्न विद्वानों या विचारकों से इनको बिल्कुल अलग रखने का एक ऐसा सैद्धांतिक दृष्टिकोण स्थापित हुआ जो कि अपने आप में सबसे अलग माने जाते हैं। मैकियावेली ने ईसाई विचारों की इसलिए आलोचना की क्योंकि ये लौकिक की अपेक्षा पारलौकिक से संबंध रखते थे। इस बात का डनिंग ने भी समर्थन किया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मध्ययुग अराजनीतिक था, यानी जो मिडाइवल जो कंसेप्ट है, मिडाइवल जो काल है, वह अपने आप में नॉन पॉलिटिकल था या अराजनीतिक था। अराजनीतिक या यहाँ जहाँ राज व्यवस्था का कोई भी इस तरह का पायदान या चरण नहीं हो, तो इस तरह से डनिंग ने स्पष्ट किया है। लेकिन मैकियावेली ने मैकियावेली के विचारों में यह सत्य ही लिखा है कि धार्मिक पक्षों में, धार्मिक वर्गों में या धार्मिक जो मार्ग है उसमें न हम ढल करके और अपने आप को नैतिकता से दूर रख करके अपनी व्यवस्था को या राजनीतिक जो स्थिति है उसको हमें अग्रिम पंक्ति में ले जाने का अनेकानेक कारणों के माध्यम से, अनेकानेक माध्यमों के तरीकों से, डिवाइस से, युक्ति से और आगे बढ़ाना है। क्योंकि एकमात्र उद्देश्य, देखिए हम कौटिल्य से भी इनकी तुलना करते हैं कि भारत में जो कौटिल्य पैदा हुए, उनके जो विचार हैं जो अर्थशास्त्र में संपादित किए, वह इनके विचारों से काफ़ी मेल खाते हैं। हालांकि धर्म और नैतिकता को कौटिल्य ने बिल्कुल दूर नहीं किया, लेकिन फिर भी हम जब समानार्थी विचारों को ढूंढते हैं तो मैकियावेली का जो दृष्टिकोण है वह कौटिल्य की पृष्ठभूमि में काफ़ी हद तक दिखाई देता है। तो नैतिकता के संदर्भ में हम जब विचार प्रकट करते हैं तो देखिए इन्होंने दो प्रकार की नैतिकता की बात कही है। मैकियावेली ने नैतिकता के और धर्म के राजनीति पर पड़ने वाले, नैतिकता और धर्म के राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव को अच्छी तरह देखा, परिचय में लिया। उसने यह स्वीकार किया कि शासक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनैतिक साधनों का प्रयोग करता था। उसने नैतिकता को व्यक्तिगत एवं जन नैतिकता दो चरणों में बांटा या दो वर्गों में विभक्त किया। एक तो व्यक्तिगत नैतिकता, एक जन नैतिकता। दो तरह की इन्होंने नैतिकता की बात कही है। वास्तविक व्यक्तिगत नैतिकता में शासक के दृष्टिकोण को रखा जाता है, क्योंकि शासक एक होता है, व्यक्तिगत होता है। हालांकि वह जन नैतिकता से प्रभावित रहता है, जन नैतिकता उसके व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित रहती है। तो इस तरह से दोनों का तारतम्य मिला करके राज्य व्यवस्था को एक उचित मार्ग पर, उचित स्थिति में ले जाने का प्रयास करता है। जन नैतिकता के बारे में उन्होंने कहा कि जनता का कल्याण इसी में है कि वह अपने शासक की आज्ञाओं का पालन करे। मैकियावेली के अनुसार शासक स्वतंत्र है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए या नहीं है। इस तरह से ये इन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट किया और बताया कि शासक को पूर्णतः स्वतंत्र होना अत्यावश्यक है एक श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और किन्हीं माध्यमों के की युक्ति के द्वारा हमें अपने कार्य सिद्धि को करना चाहिए। तो इस तरह से हालांकि इनकी जब आलोचना हम करते हैं तो इस बिंदु को काफ़ी अनुचित दृष्टि से देखा जाता है कि नैतिकता को हम एक तरफा करके और व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो जन सामान्य में कैसी मनोदशा होगी। लेकिन अब ये विचार हैं मैकियावेली के, जो अपने आप को एक विशिष्ट स्थान देते हैं, तो उनको हम आलोचना की दृष्टि से जब देखेंगे स्पष्ट करेंगे। देखिए मैकियावेली का जो दृष्टिकोण है वह एकमात्र लक्ष्य रखता है कि शक्ति की प्राप्ति, यानी पावर गेन, एनी डिवाइस, एनी मीडियम, एनी एफर्ट्स, पावर गेन करनी है।
शक्ति को अर्जित करना है। एक राजा का विशेष लक्षण, उसको आगे से आगे उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए जो प्रमुख बिंदु है वह है एकमात्र लक्ष्य, वन टारगेट टू गेट पावर। मैकियावेली राज्य को एकीकृत करने और शक्तिशाली बनाने की दृष्टि से प्रयुक्त होने वाले साधनों की नैतिकता पर कोई ध्यान न देकर केवल इस बात पर ध्यान देते हैं कि वे उद्देश्य की पूर्ति में सफल हैं या नहीं। मैकियावेली के अनुसार कहा है मैकियावेली ने कि राज्य को तो राज्य की सुरक्षा की चिंता रखनी चाहिए। राजा तो हमेशा आदरणीय ही माने जाएंगे, सामान्य रूप से उनकी प्रशंसा की जाएगी। राजा का काम आम खाना है, पेड़ गिनना नहीं। इसलिए उसका यही उद्देश्य होना चाहिए कि अपने कर्तव्य में नैतिकता या अनैतिकता किसी भी तरह के साधन का प्रयोग करके सफलता प्राप्त कर लेनी चाहिए। यानी किसी भी स्थिति तक जाने को मजबूर हों, लेकिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो इस तरह का विचार मैकियावेली के दृष्टिकोण में, मैकियावेली के विचारों में दिखाई देता है। तो इस तरह से हम अगला जो बिंदु है वह अवसरवादी वाला है कि अवसरवाद ओकेजनलाइजेशन, जिसके अंतर्गत राजा को अवसर प्राप्ति के अनुसार कार्यों को अंजाम देना चाहिए, मौका देख करके, स्थान देख करके। जैसा कि हम विश्व राजनीति में जो वैश्विक महाशक्ति हैं उनके द्वारा वर्तमान में जो प्रसंग के अनुकूल में हम देख सकते हैं, वो दिखाई दे रहा भी है स्पष्ट रूप से, जो उस दौड़ में नहीं है विश्व की महाशक्ति वाली में। जैसे दूसरा विश्व है, तीसरा विश्व है, या तीसरी दुनिया है, चौथी दुनिया है। इस तरह से ये जो स्टेप हैं ये अपने आप में कहीं ना कहीं मैकियावेली के दृष्टिकोण को एक संकेत के रूप में या व्यवहारिक दृष्टि से भी इनको स्वीकार करते हैं। मैकियावेली द्वारा चित्रित आदर्श नरेश का यही दृष्टिकोण है कि नहीं कोई चीज़ अच्छी और नहीं कोई ज़रूरत पड़ने पर जो काम दे वह अच्छी है। राज्य सत्ता को बनाए रखने के लिए शासक साम दाम दंड भेद, बेईमानी, हत्या, आडंबर आदि किसी भी साधन का प्रयोग कर सकता है। सच्चा राजा वही है जो धोखा और पक्षपात की याचना की आकांक्षा, पक्षपात की आशंका करे, शेर की तरह शक्तिशाली हो और लोमड़ी की तरह चालाक हो। देखिए यहाँ इस तरह के उपमा के माध्यम से मैकियावेली ने स्पष्ट किया है कि शेर की तरह और लोमड़ी की तरह बलशाली और चतुर होना, दिमागी दृष्टि से अग्रिम पंक्ति में रहने वाला होना चाहिए। चाहे साम हो, दाम, दंड, भेद, किसी भी माध्यम से, यानी किसी भी हद तक जाकर के राजा को अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। स्टेट्स स्फीयर, जिसकी बात कौटिल्य और मनु शुक्र के बारे में भी, उनके विचारों में भी दिखाई देता है। स्फीयर ऑफ स्टेट्स यानी राज्य का क्षेत्र विस्तृत विस्तारवादी होना चाहिए। तो अगला हम इसका जो स्टेप है वो अगले वीडियो में लेंगे।